नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में और आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के। हमारा प्रयास रहता है इस सर्वेक्षण में कि हम आपका परिचय उन घटनाओं से कराएं जो पास के देशों में घट रही हैं, दूर के देशों में घट रही हैं, जिनका प्रभाव अनिवार्यतः भारत के राष्ट्रीय हित पर पड़ता है। इन घटनाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण बदलते हैं और पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जो है उसको समझने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम आपको कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएं और ये घटनाएं निरंतर घटती रहती हैं, तो कभी न कभी उनको ताज़ा तरीन करने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये दोहराना, ये रिवीजन एक तरह से बेहद महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। इस बार हमारी नज़र हम दौड़ाना चाहते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की ओर, जो 54-55 देशों का समुच्चय है। कुछ लोग 54 गिनते हैं, कुछ लोग 55 दक्षिणी पश्चिमी सहारा को भी इसमें शामिल करते हैं। इन देशों का महत्व है, ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं। इनमें से कुछ तेल उत्पादक और निर्यातक देश हैं। इनका आकार, भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है, जहाँ तरह तरह की विविधता देखने को मिलती है। मगर दुर्भाग्य ये है कि यह पूरा, जिसे अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहा जाता था, आज़ादी के बाद भी अपना भविष्य खुद गढ़ने की स्थिति में कभी भी नहीं रहा है। नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद की शिकार में रहा है। बड़े बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए हस्तक्षेप करती हैं, उनकी सरकारें उनका समर्थन करती हैं और एक तरह से ये रस्साकशी अफ्रीका में निरंतर चलती रहती है। ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण रस्साकशी चल रही है उत्तर पूर्वी अफ्रीका के छोर पर, जहाँ इथियोपिया है। इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इसका आकार भी बहुत विपुल है और कभी ये कहा जाता था कि ये पूरे अफ्रीका की खाद्य सुरक्षा को पूरा कर सकता है। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती थी। नील नदी का 80 से ऊपर प्रतिशत जल यहाँ से प्रवाहित होकर जाता है। यहाँ पशुपालन होता है। इथियोपिया में तरह तरह की विविधता देखने को मिलती है। लोगों का मानना है कि मानव जाति का जन्म ही हुआ था। इसके अलावा यहाँ भाषाई विविधता है, सांप्रदायिक विविधता है, कबायली विविधता है, पर दुर्भाग्य से इसका कोई लाभ इथियोपिया को नहीं मिला है। हाल के वर्षों में वो निरंतर पिछले 8-10 वर्षों से एक सैनिक संघर्ष से गुजरता रहा है, जो सर्वनाशक साबित हुआ है। पहले लड़ाई चलती थी इरिट्रिया के साथ और फिर अब ये जो इनका एक टिग्रे प्रांत था उसके साथ केंद्र सरकार का संघर्ष निरंतर चलता रहा है। और ये जो गृहयुद्ध वहाँ चल रहा है, इसका संयोग हुआ है कोविड महामारी की चपेट के साथ। तो दुनिया का ध्यान इस गृह युद्ध से हटकर अन्यत्र भटकता रहा है। अभी हाल में ये घोषणा की गई है कि इथियोपिया में युद्ध विराम होगा और टिग्रे वालों ने कुछ जो युद्ध बंदी थे उनको मुक्त किया है। तो क्या अब ये आशा की जाए ये युद्ध विराम स्थायी होगा, इस क्षेत्र में शांति लौटेगी? इथियोपिया बहुत बड़े आकार का देश है, जैसा हमने कहा, उसके आर्थिक संसाधन भी विपुल हैं, मगर वो एक भूमिबद्ध यानी लैंड लॉक देश है। उसको समुद्र तक पहुंचने के लिए या तो इरिट्रिया की ज़रूरत पड़ती है या सोमालिया की ज़रूरत पड़ती है। और हाल ही में सोमालिया में भी घटनाक्रम तेज़ी से बदला है। सोमालिया में समुद्री तस्कर सक्रिय रहे हैं, वहाँ इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद का ज्वार रहा है। वहाँ नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, जिससे ये आशा जगी है कि शायद इस बार वहाँ स्थिति कुछ स्थिर हो सके। मगर क्या ऐसा होगा? अमेरिका ने घोषणा की है कि सीमित संख्या में ही सही वो कुछ सैनिकों को वहाँ तैनात करेगी ताकि वहाँ शांति बरकरार रह सके। वहाँ की सरकार ने लगभग अपने हाथ खींच लिए हैं अपनी संप्रभुता का प्रयोग करने से। तो अधिकांश जनता सोमालिया की जो है वो अपने आप ही आत्मनिर्भर बिना सरकारी समर्थन के हो रही है। ये जो इलाका है ये सारे समुद्री जलमार्गों को नियंत्रित करता है। जिबूती में चीन के पास एक नौसैनिक अड्डा है और इस पूरे त्रिकोण को, जो एक अनियमित त्रिकोण सा दिखता है, इथियोपिया, टिग्रे, इरिट्रिया और सोमालिया, इस पर हमारी नज़र रहना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ स्थिति बहुत चंचल हो सकती है। हम इसके साथ ही एक दृष्टिपात करेंगे बाइडेन की एशिया यात्रा पर, जहाँ बाइडेन का प्रयास यह हो रहा है कि वो क्वाड्स को संगठन को और मजबूती प्रदान कर सकें, जिसमें जापान, कोरिया, भारत और अमेरिका शामिल हैं। ऑकुस ने भले इसकी सामरिक महत्व को कुछ घटाया है, मगर बाइडेन का प्रयत्न आज ये फिर से हो रहा है कि वो इसको फिर पुनर्गठित कर सकें, इसमें नवजीवन का संचार कर सकें। उनका प्रयास आसियान देशों को भी अमेरिका के पक्ष में लाने का है, जो रूस और यूक्रेन युद्ध में अब तक लगभग रूस की निंदा कर रहे हैं, मगर साफ साफ अमेरिका के साथ खड़े नहीं हैं।
तो इनके साथ साथ हम एक दृष्टिपात करेंगे यूरोप की ओर भी, जहां स्वीडन और फिनलैंड की नाटो की सदस्यता पर अड़ंगा लगा रहा है तुर्की, और तुर्की का एक विचित्र रवैया देखने को मिलता रहा है कि जो नाटो का सदस्य तो है पर हमेशा अमेरिका की नीतियों का अनुसरण नहीं करता है। उसने रूस से S-400 प्रक्षेपास्त्र खरीदे हैं, और भले ही अमेरिका ने F-35 लड़ाकू जहाज़ों की निर्माण की परियोजना तुर्की के साथ खारिज कर दी है, मगर तुर्की आज भी अपने हट पर अडिग है कि उसके हितों की ओर यूरोप को ध्यान देना चाहिए, अमेरिका को ध्यान देना चाहिए। इस पर हम दृष्टिपात करेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम पड़ोस में भी देखें, हमारे पड़ोस में घटनाक्रम क्या हो रहा है। पाकिस्तान की स्थिति क्या श्रीलंका से बेहतर है? क्या उसको आज IMF से फिर ऋण अनुदान लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ रहा है? क्या उसके इस्लामी भाईचारे वाले देश सऊदी अरब उसका साथ संकट की घड़ी में निभाएंगे? जो काम रुक गया था इमरान के प्रधानमंत्री काल में, क्या वो अब फिर दोबारा शुरू हो पाएगा नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? ये सब बातें देखने लायक हैं। साथ ही पाकिस्तान ने ये घोषणा की है कि उसका भाईचारा तुर्की के साथ बढ़ेगा। तुर्की, पाकिस्तान और चीन अब एकजुट होते नजर आ रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव भारत के हितों पर पड़ सकता है, ये हमें देखना होगा। इथियोपिया में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके बड़े दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। अब तक जो युद्ध 3-4 वर्षों से चल रहा है, पहले टिग्रे वासियों के साथ, फिर टिग्रे और इरिट्रिया की लड़ाई, फिर इथियोपिया का युद्ध विराम इरिट्रिया में हो जाने के बाद टिग्रे के पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट के साथ जो केंद्र सरकार का संघर्ष चल रहा है, उसमें अब तक ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 20 लाख आदमी विस्थापित हो गए हैं, शरणार्थी बनने को विवश हुए हैं। कुछ उनमें से सूडान गए हैं, कुछ दक्षिणी सूडान गए हैं, कुछ इरिट्रिया की तरफ गए हैं, कुछ इधर उधर छितराए हैं अन्य राज्यों में इथियोपिया के। और इनके कारण एक बहुत असंतुलन, एक अव्यवस्था, एक राजनीतिक अस्थिरता पूरे पड़ोस में इथियोपिया के आ रही है। और इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, और एक दूसरे पक्ष पर ये आरोप लगाए गए हैं बलात्कार के, आगजनी के, वंशनाशक हत्या के, युद्ध अपराधों के, मानवाधिकारों के उल्लंघन के। और एक अकाल जैसी स्थिति उस देश में पैदा हो गई है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये पूरा गेहूं का भंडार हो सकता है खाद्य ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में। न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी इथियोपिया का महत्व है, क्योंकि नील नदी का लगभग 80% पानी उसके क्षेत्र से होकर गुजरता है। और एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना ग्रैंड रेनेसा डैम की इथियोपिया की थी, जिसको लेकर उसका विवाद सूडान और मिस्र के साथ भी हुआ था। मगर यदि ये बनता है बांध और सफल होता है तो शायद ऊर्जा सुरक्षा, सिंचाई की सुरक्षा, खाद्यान्न की सुरक्षा, सबकी आपूर्ति यहाँ से हो सकती थी। मगर दुर्भाग्यपूर्ण गृहयुद्ध के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। और विडंबना यह है कि अबी अहमद नाम के जो प्रधानमंत्री इथियोपिया के हैं, वो कुछ ही वर्ष पहले तक पश्चिमी जगत के दुलारे थे, उनको पोस्टर बॉय कहा जाता था। और जब उन्होंने इरिट्रिया के साथ इथियोपिया के संघर्ष को समाप्त किया तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। मगर प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उनके तेवर बदल गए और उन्होंने एक लगभग खलनायक की सी भूमिका अपने देश की राजनीति में निभाना शुरू किया। वहाँ की राजनीति में, यानी इथियोपिया की राजनीति में 6.5% आबादी है टिग्रे के लोगों की, मगर दशकों से वो सबसे सशक्त और सबसे प्रभावशाली तबका रहा है, आदिवासी तबका केंद्र सरकार में। उनको विस्थापित किया गया क्योंकि स्वयं एबी जो हैं वो आम्रा समुदाय कबीले के हैं, मगर आम्रा कबीला जो स्वयं है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो 10% के आसपास उनकी आबादी है। एक चीज़ की और ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि इथियोपिया एक ऐसा देश है जहाँ तरह तरह की विविधता देखने को मिलती है। वहाँ की आबादी का लगभग 65-66% हिस्सा ईसाइयों का है, 30-32% हिस्सा मुसलमानों का है। मगर ये संघर्ष सांप्रदायिक मुसलमानों का, इस्लाम का और ईसाइयत के बीच का नहीं है। मुख्यतः जो वहाँ के घटक राज्य हैं, वहाँ की संघीय व्यवस्था में वो अपने को लगभग स्वायत्त मानते हैं बहुत सारे विषयों में, जैसे टिग्रे वालों का मानना है। और वहाँ के इन कबायली समाजों के आपसी संबंध
इनके समीकरण निरंतर बदलते रहते हैं। जब वो दुखी होते हैं, असंतुष्ट होते हैं केंद्र सरकार के साथ, तो आपस में एकजुट हो जाते हैं, मगर फिर उनके आपसी विवाद जब मुखर होने लगते हैं पशुपालकों के बीच में और किसानों के बीच में, या उन लोगों के बीच में जो छोटे मोटे उद्योग कर धंधे करते हैं, या जो आबादी का बड़ा घनत्व एडिस अबाबा जैसी राजधानी जैसे शहरों में है, जो जिनका जीवन जुड़ा हुआ है नदी जल के साथ, नील के, उनका और सूखाग्रस्त इलाकों का जो है वो संघर्ष निरंतर जारी रहता है। तो ये कबायली संघर्ष भी है, इसमें कहीं ना कहीं एक नस्लवादी तत्व भी है, क्योंकि जो लोग इथियोपिया के हैं वो उनमें कुछ अरब मूल भी है और उसमें कुछ अफ्रीकी रक्त का मिश्रण भी है। ये माना जाता है कि इथियोपिया ही वह देश है जहाँ पूरे विश्व में फैलने वाली मानव जाति का जन्म हुआ था। मगर ये सारी बातें प्राचीन हैं। इथियोपिया की स्मृति में, उनकी यादों में हज़ारों साल पुराना एक साम्राज्य है हैले सेलासी, जिसके अंतिम वारिस थे, और वो पूरे उतार चढ़ाव को देखते हुए विश्व युद्ध के, क्रांति के, लगभग अपने को कभी एक पक्ष के साथ कभी दूसरे पक्ष के साथ मिलकर अक्षत बनाए रख सका था। मगर हकीकत ये थी कि युद्ध के बाद इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, सब लोगों का प्रभुत्व इस क्षेत्र में रहा है और इथियोपिया में ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब हैले सेलासी के साम्राज्य का अंत हुआ तो सरकार का गठन वहाँ हुआ, वो सोवियत संघ के प्रति पक्षधर थी, रूस के प्रति उसका झुकाव था। और विडंबना ये भी है कि इथियोपिया के बारे में अभी 21वीं सदी के पहले दशक तक ये कहा जाता था कि उसकी आर्थिक प्रगति की दर अफ्रीका में ही नहीं दुनिया में सबसे तेज है, लगभग 10% प्रतिवर्ष की दर थी। मगर इसके साथ ही वहाँ मुद्रास्फीति बढ़ने लगी, वहाँ महंगाई बढ़ने लगी और एक तरह से करों को न व्यवस्थित कर सकने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। और जब उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी तो तभी ये संघर्ष इरिट्रिया के साथ सामने विकट रूप से सामने आया और उसके बाद से वह स्थिति सुधरी नहीं है। कहने को वहाँ की प्रति व्यक्ति आमदनी $3,200 प्रतिवर्ष से अधिक है, मगर अधिकांश आबादी वहाँ की $2-3 प्रतिवर्ष प्रतिरोज पर ही जीवन यापन करने को विवश है। इसके क्या कारण है? या तो ऐसे फिजूल खर्ची के महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किए गए, प्रोजेक्ट बने गए जिनकी पूर्ति करने की स्थिति इथियोपिया की नहीं थी, या इस युद्ध के कारण ये जो गृह युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पैदा हो रही है उसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है। और हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इथियोपिया एक बड़ी आबादी वाला देश है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जैसा हम बार बार दोहराते हैं अफ्रीका में, मगर वो एक भूमिबद्ध लैंडलॉक्ड देश है और समुद्र तक उसकी पहुँच या तो इरिट्रिया के जरिए है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सोमालिया नामक देश है उसके जरिए है। सोमालिया के साथ संकट ये है कि सोमालिया बहुत दिनों से एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में असफल राज्य होने की घोषणा की जाती रहती है। जो मोगादिशु की सरकार, केंद्रीय सरकार है, उसने अपनी संप्रभुता का प्रयोग बहुत कम किया है। वो लगभग जियो और जीर्णोद्योग की नीति का अनुसरण करती रही है। समुद्री तस्करों के साथ, अल शबाब के इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ बार बार निशाना बनाया जाता रहा है। वहाँ के हवाई अड्डे को, वहाँ के राष्ट्रपति के भवन को, वहाँ उस पंचतारा छाप होटल को जहाँ विदेशी सहायता देने वाले लोग रहते हैं, जहाँ राजनयिक रहते हैं, और कई बार मासूम जानें वहाँ जाती रही हैं। तो इसी कारण विवश होकर अमेरिका को अब ये फैसला करना पड़ा है कि सीमित संख्या में से ही कुछ अमेरिकी फौजी वहाँ तैनात किए जाएंगे ताकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निरापद रह सकें। मगर इसके साथ ही इस स्थिति को भड़काने वाला एक कदम माना जा सकता है, क्योंकि सोमालिया के बारे में फिर बड़ी विचित्र चीज़ें हैं कि सोमालिया का आकार यदि आप नक्शे में देखें तो उसका आकार बड़ा अनियमित त्रिकोण का सा है, वो गेंडे के सींग के समान जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका को नाम देता है। मगर ये वो ऐसा देश है जिसकी समुद्री तटवर्ती सीमा रेखा अफ्रीका के किसी भी देश से अधिक लंबी है और इसी कारण यहाँ समुद्री तस्कर बेहद सक्रिय रहे हैं। आर्थिक उथल पुथल के कारण उनके पास जीविका के कोई और साधन नहीं है और जिनको समर्थन मिलता रहा है इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद के कारण भी। और चूंकि राज्य सरकार अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में अक्षम रही है तो एक तरह की अराजकता की स्थिति इस भूभाग में रही है। इसी के जरिए इथियोपिया पहुंचता है सागर तक, मगर तो एक शांतिपूर्ण न सही असहज अस्तित्व की नीति उसको अपनानी ही पड़ेगी। मगर जब हम सोमालिया पर दृष्टिपात करते हैं तो इसके बहुत करीब जिबूती में चीन का एक नौसैनिक अड्डा है और चीन निश्चित रूप से अमेरिका का हस्तक्षेप या प्रवेश सोमालिया में आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। और चूंकि निरंतर एक लड़ाई इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद के साथ अमेरिका की चलती रही है पिछले 2 दशकों से कुछ अधिक समय से, तो ये स्थिति
एक मुठभेड़ की सी स्थिति सोमालिया में तैयार कर रही है। और जब तक स्थिति स्थिर नहीं होती है स्वयं इथियोपिया में, तब तक ये कल्पना करना कि पूरा भूभाग स्थिर होगा, यहाँ शांति वापस स्थापित हो सकेगी, कठिन है। अब सोचने का प्रश्न ये है कि भारत के हित इस क्षेत्र में क्या है। निश्चित रूप से चूंकि सोमालिया की भू राजनीतिक स्थिति इतनी संवेदनशील है कि वो नियंत्रित करते हैं समुद्री तस्करों के माध्यम से, और इस्लामी कट्टरपंथी गतिविधियों के कारण भी, और चीन के प्रवेश के कारण भी, उसके नौसैनिक अड्डे के कारण भी, ये अदन की खाड़ी स्वेज नहर के प्रवेश द्वार की तरह काम करता है ये देश। और उसके अलावा जो भारत का व्यापार नाविक समुद्री मार्ग से होता है खाड़ी देशों के साथ, अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित देशों के साथ, वो इससे प्रभावित होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय नौसेना ने समुद्री तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है चीनी जहाज़ों को भी और अन्य व्यापारियों के हितों की भी रक्षा वहाँ की है। तो चूँकि समुद्री तस्करी को एक मानवता के विरुद्ध अपराध माना जाता है, मगर आज के अंतर्राष्ट्रीय कानून को देखते हुए मानवता के विरुद्ध जो अपराधी हैं वो दंडित होंगे कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि युद्ध अपराधी भी स्वच्छंद घूमते हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भी दंडित नहीं होते हैं। और जिन आक्षेपों का सामना करना पड़ रहा है इथियोपिया की केंद्रीय सरकार को, टिग्रे के जन मुक्ति मोर्चे को, उनके ऊपर भी ये आरोप है कि दोनों ही पक्षों ने बलात्कार, आगजनी, वंशनाशक हत्या, युद्ध अपराध, मानवाधिकारों का हनन किया है। और इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो कुल मिलाकर हिंसा के लावा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से होता है, और शरणार्थी जब जाते हैं, विस्थापित होते हैं, तो वो इन रिश्तों को और भी विकराल रूप से संकटग्रस्त करते हैं। भारत के लिए जो संभावना सहकार की है वो ये है कि यदि वह इथियोपिया में मदद कर सकता है कृषि के उत्पादों के संस्करण के लिए, वहाँ की जो पशुपालन का उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए, और वहाँ का जो ये खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है जहाँ वो वेटरनरी साइंस हो, वहाँ फूड प्रोसेसिंग हो, यदि भारत वहाँ हस्तक्षेप करता है तो वह अपनी क्षमता के सौम्य शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ एक रचनात्मक योगदान भी दे सकता है, और अपनी स्थिति भी एक ऐसी जगह बना सकता है जहाँ पारंपरिक रूप से भले ही उसकी मौजूदगी न रही हो, उसका मुख्य क्षेत्र रुचि का अन्यत्र रहा हो, नाइजीरिया तेल के कारण, पूर्वी अफ्रीका के तट या दक्षिण अफ्रीका, वहाँ रहने वाले भारतीय प्रवासियों के कारण, मगर आज की अफ्रीका की स्थिति को देखते हुए भारत के हित में होगा कि वह इथियोपिया को तवज्जो दे और यहाँ के घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर रखे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की एशिया यात्रा ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने सबसे पहले दौरा शुरू किया कोरिया के साथ, और कोरिया में दौरे की शुरुआत ज़रा बदमज़गी के साथ हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पहुंचने के पहले जो वहाँ पेशगी दस्ता पहुंचता है उनके सुरक्षा कर्मियों का, उसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की कुछ झड़प कुछ एक मैखाने के बाहर एक दक्षिण कोरियाई नागरिक के साथ हुई, थोड़ी मारपीट हुई। इन दोनों सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को तत्काल वहाँ से अमेरिका भेज दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, शायद बर्खास्त किया जाएगा, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, मगर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मगर इससे एक संकेत जो एशियाई देशों को गया है वो ये है कि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सत्ता अपना अहंकार कभी छोड़ती नहीं है। वो अपनी सुरक्षा को दूसरे किसी भी देश की सुरक्षा या स्वाभिमान से सर्वोपरि समझती है। ऐसी बातें अनेक बार हो चुकी हैं। मगर बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिश ये थी कि जितनी गर्मजोशी से वो दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे, उतना ही तवज्जो वो दे रहे थे सैमसंग कंपनी के उपाध्यक्ष को। उन्होंने ये कहा कि मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि सैमसंग कंपनी अपनी एक फैक्ट्री अमेरिका में खोले जहाँ कंप्यूटर चिपों का निर्माण होगा। ये बात समझ में आती है क्योंकि कोविड के बाद चीन में बनने वाले या तैवान में बनने वाले जो कंप्यूटर चिपों के आने जाने में बाधा हुई थी, उसको देखते हुए अमेरिकी चाहते हैं कि भविष्य में उनकी जो प्रभुता है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो बाधित न हो और ये सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए। तो जाहिर है कि यदि सैमसंग इस फैक्ट्री की स्थापना अमेरिका में करती है तो कोरिया को भी फायदा होगा, दक्षिणी कोरिया को भी, और अमेरिका को भी लाभ होगा। मगर बाकी एशिया को संकेत ये जाएगा कि एशियाई देशों में भी अमेरिका अपनी प्राथमिकता जब तय करता है तो वो उन देशों को महत्व देता है जो भले ही आकार में छोटे हों मगर जिनकी तकनीकी क्षमता उसकी आर्थिक ज़रूरतों के लिए
पूरक हो और उसकी कोई कीमत वो चुकाने को तैयार हो सकता है। साथ ही दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच जो संबंध हैं उनकी नज़ाकत समझने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि दक्षिणी कोरिया के लोग ये अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि एक न एक दिन युद्ध में विभाजित अन्य देशों की तरह, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो जर्मनी हो, एकीकरण पुनः कोरियाई प्रायद्वीप का होना चाहिए। इसकी कोई संभावना निकट भविष्य में नज़र नहीं आती जब तक किम जोंग उन का परिवार वहाँ राज कर रहा है और जब तक वो अपने देश को बिल्कुल बख्तरबंद लौ आवरण के भीतर रखना चाहते हैं, किसी बाहरी देश के साथ संपर्क नहीं रखना चाहते हैं चीन के साथ। और जब से कोविड फैला तो उन्होंने चीन के साथ भी अपने दरवाजे खिड़कियाँ लगभग बंद कर दिए थे, जिसका दुष्परिणाम अब आज उत्तरी कोरिया को भोगना पड़ रहा है। वो इतनी संक्रामक कोविड की चपेट में है कि न तो उसने वैक्सीन अपने जनता को वैक्सीनीकरण करवाया है, न उसके पास प्राण रक्षक औषधियां हैं और आज भी वो किसी विदेशी मित्र से सहायता लेने को तैयार नहीं है, चीन समेत। तो क्या इस कहर का सामना उत्तरी कोरिया अकेले कर पाएगा? साथ ही आशंकाएं यह भी हैं कि बार बार भयादोहन कर उत्तरी कोरिया सहायता और रियायतें चाहता है। वो बार बार प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करता है और इस परीक्षण से वो धमकी देता है, जापान को भी धमकी देता है, दक्षिणी कोरिया को भी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ये भी सोचना होगा कि कहीं उनकी इस दौरे के भी कोई ऐसी शरारती हरकत उत्तरी कोरिया नहीं करता जिससे फिर दक्षिणी कोरिया के साथ अमेरिकी संबंधों में तनाव बढ़े, क्योंकि उत्तरी कोरिया के अनुसार जो जैसे जैसे रिश्तों में निकटता आती है अमेरिका के और दक्षिणी कोरिया के, एक सामरिक संकट उत्तरी कोरिया के लिए पैदा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक प्रयास और था कि वो एक और बहुपक्षीय आर्थिक सहकार की योजना को, जिसको वो इंडो पैसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क करके सामने लाए हैं, उसके पक्ष में समर्थन कर सकें। मगर इसके बारे में फिर एक बार यह है कि लोगों के मन में आशंका ये है, क्या अमेरिका वास्तव में एक बहुपक्षीय ऐसा आर्थिक संगठन बनाना चाहता है जो सबके लिए हितकर होगा, या वो सिर्फ अपनी जो उसकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो अपने बाजार को बंद रखने वाली नीतियां हैं, अपने को सुरक्षित रखने वाली नीतियां हैं, उनकी ये पुष्टि करने के लिए ऐसा कर रहा है। भारत जैसे देशों के लिए इस पर ख़ास नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत ने RCEP से बाहर रहने का फैसला इसीलिए किया था कि जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम पैसिफिक में था कि रीजनल कोऑपरेशन का, कि उसको लगता था कि इसमें चीन की मौजूदगी के कारण भारत के कृषि उद्योग के लिए और भारत की नई उद्योग इकाइयों के लिए भी संकट पैदा हो सकता है। तो उसने अलग रहकर ही अपने हितों को बेहतर समझा था। क्यों अब वो किसी ऐसे दूसरे बहुपक्षीय आर्थिक संगठन का सदस्य बनने को आसानी से राजी होगा जो लगभग दोहरा रहा है? और बाकी लोगों को तो छोड़िए, जापान के एक वरिष्ठ राजनेता ने इसे खारिज किया है और उसने कहा कि अमेरिका को भूल जाना चाहिए कि वो अपनी प्रोटेक्शनिस्ट अर्थव्यवस्था के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को अक्षित रखने के लिए जो ये मंच बना रहे हैं उसमें दूसरों की दिलचस्पी नहीं है। लगभग यही तेवर मलेशिया ने दिखाए, यही तेवर सिंगापुर ने दिखाए और वियतनाम तक ने कहा कि हाँ, ये योजना हम जब इसके ब्यौरे हमें पता चलेंगे तब हम इसके बारे में बता पाएंगे कि हम इसके सदस्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। जाहिर है इंडोनेशिया ने कोई बहुत उत्सुकता नहीं दिखाई है। इसका एक कारण है कि आसियान के जिन देशों को अमेरिका के पक्ष में लाने की कोशिश राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे हैं, उन सबके बड़े घनिष्ठ और बड़े पैमाने पर आर्थिक व्यापारिक संबंध चीन के साथ हैं। वो चीन की छाया में ही दक्षिण हिंद महासागर में रहते हैं और निश्चित रूप से वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो चीन के साथ उनके व्यापारिक रिश्तों को खतरे में डाले। यह सच है कि वो चीन के आक्रामक तेवरों से परेशान हैं, आशंकित हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सामरिक सुरक्षा, उनकी संप्रभुता चीन के चपेट में ना आए, मगर जिस आर्थिक व्यापार पे उनकी खुशहाली और उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर है, उसको वो संकटग्रस्त नहीं करना चाहते हैं। आसियान के अन्य सदस्यों को यदि आप देखें तो म्यांमार हो या कंबोडिया हो, वो तो चीन के ही खेमे में है और थाईलैंड जो है वो भी चीन को नाराज़ करने का खतरा नहीं उठा सकता है कि चीनी पर्यटक उसकी अर्थव्यवस्था का की एक मजबूत नींव का हिस्सा रहे हुए हैं। तो यदि आप इस तरह से देखें तो इस क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई बहुत सफलता मिलेगी, इसके आसार नज़र नहीं आते हैं। एक और उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति का है कि चीन के आक्रमण से, चीन के आक्रामक तेवरों से जो आशंका जापान में या ताइवान में पैदा हो रही है,
उसके प्रति वो अपने इन संधि मित्रों को आश्वस्त कर सकें। मगर इसमें भी कोई बहुत बड़ी सफलता उन्हें मिलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जापान हो या ताइवान, दोनों के मन में आज यह आशंका है कि जिस तरह से अमेरिका अपने सामरिक हितों को देखते हुए बड़े नाटकीय ढंग से अफगानिस्तान से पीछे हट गया था, तो क्या उसके किसी वचन पर भरोसा किया जा सकता है? राष्ट्रपति बाइडेन यदि कोई संधि पर नए हस्ताक्षर भी करते हैं तो इस बात का क्या भरोसा है कि अगले चुनाव में जो अमेरिकी राष्ट्रपति होगा वो इस वचन का पालन करेगा? इस बीच हुआ यह है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर सैनिक हस्तक्षेप किया है, चीन क्या दुस्साहस बढ़ा है, उसने हवाई सीमा का अतिक्रमण ताइवान का अनेक बार किया है, उड़ानें भरी हैं जापानी सागर के आसपास से, और उसका जो मोहरा है उत्तरी कोरिया, उसको इस बात के लिए उकसाया है कि वो भले ही कोविड की चपेट में है, वो प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करता रहे, आतंकित करता रहे जापान को, दक्षिणी कोरिया को और ताइवान को। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक उद्देश्य इस यात्रा का और है कि क्वाड्स ने जो गति खो दी थी उसको फिर से नया जीवन का संचार उसमें किया जा सके, क्योंकि ऑकस के निर्माण के बाद से क्वाड्स एक तरह से हाशिए पर आ गया था, और क्वाड्स के जो सदस्य जापान, ये ऑस्ट्रेलिया समेत, ये भारत से बिल्कुल भिन्न सामरिक हित, सामरिक क्षमता वाले देश हैं। इन सब के साथ अमेरिका के हित और अमेरिका की नीतियां अलग अलग तरह की रही हैं। कुछ अमेरिका के सैनिक संधि मित्र रहे हैं, मगर शीत युद्ध के दिनों में जिन सैनिक, वायुसैनिक, नौसैनिक अड्डों की ज़रूरत अमेरिका को थी वो आज नहीं रह गई है। आज हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्रों का आविष्कार हो चुका है। आज ऐसे बिल्कुल सटीक मार करने वाले, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं, उनका आविष्कार हो चुका है। तो अमेरिका की रणनीति, सामरिक रणनीति में बुनियादी परिवर्तन आ चुके हैं। जापान, फिलीपींस सब इस बात को समझते हैं, और एक सीमा तक ऑस्ट्रेलिया भी, जो भले ही आंग्ल भाषी है, ईसाई है, गोरा देश है, कि अमेरिका अपने सामरिक हितों को ही हमेशा प्राथमिकता देगा, और उसके लिए कोई भी देश आज ऐसा नहीं है जिसकी संधि मैत्री की उसे अनिवार्यतः ज़रूरत हो। अब इस सब को देखते हुए तब भी इस नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि ये यात्रा बिल्कुल कोई महत्व नहीं रखती है। इस यात्रा ने एक बार फिर भारत को इसे यह मौका दिया है कि भारतीय प्रधानमंत्री इस बार सशरीर फिर सितंबर में पिछले वर्ष उन्होंने वॉशिंगटन में शिरकत की थी एक क्वाड्स की शिखर सम्मेलन में, और इस बार जो क्वाड का शिखर सम्मेलन टोक्यो में होने जा रहा है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री जापान जाएंगे, और न केवल उन्हें इस क्वाड्स के शिखर सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलेगा, उन्हें एक बार फिर जापानी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का मौका मिलेगा, और उन्हें दक्षिण कोरियाई सदस्यों के साथ बातचीत का मौका मिलेगा, और कुल मिलाकर भारतीय राजनीति के नए विकल्प उभय पक्षीय लाभ के लिए भी खोजने की एक चेष्टा भारतीय प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव है वो इस क्वाड्स को, जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्वाड्स है और जो पश्चिमी क्वाड्स कहलाता है, उन दोनों के बीच भी कुछ सामंजस्य अपने राजनीति का बिठाने का कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जितने भी अभिनेता सक्रिय हैं उनमें तुर्की विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तुर्की की भूराजनीतिक स्थिति ऐसी है कि वह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यही वो भूभाग है जहां पहले पहल ईसा के जन्म के कुछ ही वर्ष बाद रोमन साम्राज्य ने अपनी जड़ें जमाई थी, और ये लगभग 15वीं शताब्दी तक चलता रहा था रोमन साम्राज्य के अधिकार में। जो एक रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम पर ही कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम रखा गया था, जो आज कुस्तुनतुनिया और इस्तांबुल कहलाता है। बाद में 15वीं शताब्दी में इस पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया, और इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया एक बार इस्लामी सभ्यता संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया, और यहाँ कई तरह के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रभाव यूरोपीय भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, यहाँ प्रभाव इस्लामी भी हैं, और यहाँ एक हद तक जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापार होता रहा है अफ्रीका के पूर्वी तट से, उनके साथ भी हुआ है। तो तुर्की एक तरह से बहुत विविधता भरा देश है, और इसकी अपनी ऐतिहासिक स्मृतियां एक महान साम्राज्य होने की भी बरकरार हैं, वो रोमन साम्राज्य के काल की हो या इस्लामी साम्राज्य के काल की हो।
हाल के दिनों में इसकी विडंबना दुर्भाग्य रहा है कि तुर्की का जो वर्णन लोग करते हैं वो यूरोप के बीमार देश के रूप में करते रहे हैं। टर्की वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ सिक मैन ऑफ यूरोप। उसका कारण ये था कि धीरे धीरे इस्लामी सम्राटों के पतन के साथ, उनकी शक्ति के ह्रास के साथ तुर्की की अर्थव्यवस्था नष्ट होने लगी थी और एक तरह से यहाँ राजनीतिक अराजकता थी, सामाजिक अव्यवस्था थी, कट्टरपंथी आ गई थी और ये स्थिति चलती रही लगभग 19वीं सदी तक। और 19वीं सदी में जो बड़े देश थे, जिनके जो बड़ी शक्तियाँ थीं, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और परिधि में रूस हो, उन सबके हित यहाँ टकराते थे और वो तुर्की को अपने प्रभाव में रखना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति में बदलाव आया। कमाल अतातुर्क ने यहाँ आधुनिकीकरण का, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का दौर शुरू किया और जिससे एक उथल पुथल मच गई और लगभग आज तक हमको ये तनाव, ये रस्साकशी तुर्की में देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं वहाँ दो पक्ष हैं। जो वर्तमान नेता वहाँ के हैं तैयब एर्दोगान, उनका जो समर्थन का आधार है उसमें एक और सेना है जिसे आधुनिकीकरण का तत्व समझा जाता है, तो दूसरी ओर वो मुल्ला मौलवी हैं जो इस्लामी कट्टरपंथी के पक्षधर हैं और कहीं ना कहीं इन दो विपरीत तत्वों के बीच में वो अपना सामंजस्य बिठाकर अपनी ताकत बरकरार रखे हुए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता समर्थ लेखक ओरहान पामुक ने अपने अनेक उपन्यासों में, लेखों में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे आज तुर्की कई तरह के विरोधाभासों के बीच जी रहा है। राजधानी अंकारा हो या कोई प्रमुख शहर इस्तांबुल हो, जहाँ मस्जिदें भी हैं जिनको गिरजाओं को तोड़कर नहीं, उनको बदल कर मस्जिद बनाया गया है और ऐसी मस्जिदें भी हैं जहाँ आज भी ईसाई उनको अपना उपासना केंद्र मानते हैं। मगर ये संस्कृतियों का संगम आज हाशिए पर है। कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज़ है तुर्की का भू राजनीतिक महत्व, जो रूस के यूक्रेन में आक्रमण के बाद फिर सामने आया है। तुर्की को अक्सर कहा जाता है वो ब्लैक सी का जो द्वार है उसका द्वारपाल है और जब रूसी नाविक बेड़ा, नौसैनिक बेड़ा यूक्रेन की नाकाबंदी में लगा हुआ था, ओडेसा में, मरियापोल में, सेवस्तोपोल में, तब ये बात समझ में आई कि दार्दानेल्स और बोस्फोरस के दर्रों पर, जल मार्गों पर कितनी आसानी से प्रभुत्व तुर्की का हो सकता है। हाँ, तुर्की क्या रूस को रोकने का दुस्साहस कर सकता है या अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई देते हुए कुछ ऐसी हरकत कर सकता है, ये सोचने लायक बात थी। इसकी ज़रूरत इस बार यूक्रेन संकट में तो नहीं पड़ी, मगर एक बार फिर भू राजनीतिक महत्व तुर्की का सामने आ गया। तुर्की के इस भू राजनीतिक महत्व का एक और पक्ष भी है कि तुर्की ने हाल के दिनों में बड़े कौशल के साथ अपने को सैनिक साज सामान के उत्पादक और विक्रेता के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने पहले कुछ सैनिक साज सामग्री का आयात किया जर्मनी से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फिर उनकी, जिसे अंग्रेजी में रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, नकल करके उन्हीं कुछ उपकरणों में सुधार किया, संशोधन किया। वो ड्रोन हो, प्रक्षेपास्त्र हो, वो जंगी जहाज हो, उनका उत्पादन तुर्की में शुरू हो गया है और आज तुर्की दुनिया के अनेक देशों को ऐसे छोटे छोटे फ्रिगेट, क्रूजर्स बनाकर देता है जो अन्यत्र उनको दुर्लभ है। इनमें पाकिस्तान को भी वो ऐसे उसने दिया है और हिंदुस्तान के साथ भी उसने ऐसा टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के साथ ऐसा जंगी जहाज़ों का उत्पादन शुरू किया है। ड्रोन्स भी उसने बेचे हैं और कुछ समय पहले अमेरिका ने तुर्की के साथ एक आधुनिकतम जंगी जहाज F-35 के निर्माण की योजना बनाई थी। मगर जब तुर्की ने रूस से S-400 प्रक्षेपास्त्र खरीदे तब ये परियोजना खटाई में पड़ गई। मगर नाटो का सदस्य होने के कारण अमेरिका ने तुर्की पर उस तरह के कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए जिनकी धमकी वो देता रहा था कि ये कोई रूस से ऐसे सौदे करेगा तो उसे भी इसी आर्थिक प्रतिबंधों का शिकार बनना पड़ेगा। इसका एक लाभ भारत को ये हुआ कि भारत ने भी S-400 प्रक्षेपास्त्र बैटरीज खरीदी थी, निरोधक बैटरी रूस से, और तुर्की पर चूंकि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी तो थोड़ी रियायत भारत को भी मिल गई। हालांकि यह कहना कठिन है कि भविष्य में भी ऐसा निरंतर होता रहेगा। मगर हाल के दिनों में जो तुर्की चर्चा में और विवादों में आया है वो इस कारण आया है कि तुर्की ने साफ साफ ये घोषणा कर दी है कि यदि स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य बनेंगे तो वो
उनके विरोध में मत डालेगा। और नाटो का संविधान चार्टर ये कहता है कि किसी भी नए सदस्य के प्रवेश के लिए सभी सदस्यों की सहमति होना ज़रूरी है। अब यदि तुर्की ऐसा करता है तो फिर स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में आना खटाई में पड़ जाएगा। तो फिर उनको उस सुरक्षा की जो ज़रूरत थी रूस के आक्रामक तेवरों को देखते हुए यूक्रेन में, उसका लाभ वो कैसे उठा पाएंगे? जो अनुच्छेद 5 कहलाता है नाटो के चार्टर का, कि यदि किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो बाकी सारे सदस्य उसे अपने ऊपर हमला मानते हैं। तो अभी तक अमेरिका का ये मानना है कि वो तुर्की को मनाने में सफल हो जाएगा। अब ये बात अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि तुर्की के जो अपने रिश्ते रूस के साथ हैं वो इस्लामी कट्टरपंथी के बावजूद एर्दोगान के काफ़ी कुछ रूस के पक्ष में रहे हैं। वो अज़रबैजान और अर्मीनिया के युद्ध में उसकी मध्यस्थता हो, दागिस्तान में, उत्तरी कॉकेशस में, चेचेनिया में, और तो और सीरिया में भी इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी तत्वों के साथ लड़ाई में तुर्की और रूस की एक असहज रणनीति का सामंजस्य देखने को मिलता रहा है। अब इतना ही नहीं, अमेरिकियों का मानना है कि वो देर सवेर तुर्की को इस बात के लिए राजी कर लेंगे कि वो स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता में अड़ंगा न लगाए। ये कैसे हो सकता है? तुर्की का कहना है कि उसके जो प्राथमिक हित हैं, उसके जो राष्ट्रीय हित हैं, जो कुर्दों को लेकर जुड़े हैं, उनको यूरोप स्वीकार करे, अमेरिका स्वीकार करे। वो यह न कहे कि कुर्दों को अपनी आज़ादी चुनने की स्वतंत्रता है, आत्मनिर्णय का अधिकार उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको आतंकवादी करार दिया जाए, वो तुर्की की एकता अखंडता के लिए खतरा है और उन पर रोक लगाई जाए। समस्या ये है कि सिर्फ तुर्की में कुर्द नहीं है, कुर्दों की जो आबादी है वो बिखरी पड़ी है, ईरान में भी है, वो इराक की सीमा पर भी पहुंचती है, और वो तुर्की में तो है ही है। और ये जो आत्मनिर्णय की मांग कुर्दों की है वो लंबे समय से चली आ रही है और तुर्की उसका विरोध करता रहा है। उन्होंने जब इस्लामी कट्टरपंथी के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था तो कुछ ऐसे भूभाग पर भी कब्जा कर लिया था जहां तेलकूप हैं। उन्होंने बड़ी जवामर्दी के साथ, दिलेरी के साथ मदद की थी उन सैनिकों की जो इस्लामी आतंकवादियों से लड़ रहे थे। मगर एक बार ISIS को हराने के बाद इस एकता में फिर फूट पड़ गई है और कुर्दों की समस्या फिर जस की तस आ गई है। और इसके साथ ही जो तुर्की में एक और पक्ष है कि तुर्की में निरंतर आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। तुर्की की महत्वाकांक्षा भले ही इस पूरे क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका निभाने की है, एक ऐसे मुस्लिम राज्य के रूप में जिसका अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है, जिसके पास आज क्षमता टेक्नोलॉजी की है, मगर अर्थव्यवस्था पर उसका नियंत्रण नहीं रह सका है। कुनबा परस्ती के कारण, पारिवारिक भ्रष्टाचार के कारण वहाँ महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, मुद्रास्फीति भयंकर है, अवमूल्यन मुद्रा का हुआ है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता में आक्रोश है। और राजधानी अंकारा हो या कोई बड़ा शहर इस्तांबुल जैसा हो, वहाँ के जीवन में और देहाती इलाकों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या तुर्की अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति एक लचर अर्थव्यवस्था के चलते कर सकता है, या उसकी अभिलाषा ये है कि जब वह एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था खुद बहुत सुधरेगी? उसकी नज़र सागर के गर्भ में निहित उन गैस संसाधनों पर है जो संसार में सबसे विशाल भंडार माना जाता है, जो ग्रीस के साथ जुड़ा हुआ है और जो तुर्की की वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली सीमा रेखा होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून में, उसके दायरे में भी आता है। और तुर्की का प्रयास ये रहा है कि मिस्र के साथ, लीबिया के साथ मिलकर वो घेराबंदी कर सके और इस विपुल गैस की भंडार पर कब्जा कर सके। उसने कुछ जिसे गनबोट डिप्लोमेसी कहते हैं, जंगी जहाज भेजकर ग्रीस को डराने धमकाने की कोशिश भी की है। ग्रीस के साथ उसका बैर भाव बड़ा पुराना है, साइप्रस के द्वीप समूह को लेकर इसका बंटवारा, इसको ले विभाजन, इस सांप्रदायिक बैर भाव को लेकर हुआ था। मगर आज यह ऊर्जा सुरक्षा गैस वाली जो है वो सिर्फ तुर्की के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम की नहीं है, वो पूरे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो लोग क्या इतनी आसानी से तुर्की को आधिपत्य करने देंगे? इस गैस के विपुल भंडार पर देखने लायक चीज़ होगी, खासकर रूस के यूक्रेन में आक्रमण के बाद। भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि तुर्की
किस तरह इस पूरे भूभाग पर अपना असर डालता है, उसका क्या रवैया भारत के प्रति रहता है। उसने अक्सर भारत की कश्मीर नीति को लेकर भारत की आलोचना की है, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर कटाक्ष किए हैं, मगर भारत ने संयम बरता है और तुर्की के प्रति उसका कोई ऐसा बैरभाव कभी मुखर नहीं हुआ है। मगर तुर्की के बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत भारतीय राजनयिकों को लंबे समय तक रहेगी। अब बारी है पड़ोस की। पड़ोस में पाकिस्तान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री अटकल लगा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उतनी ही बुरी हालत में है जितनी श्रीलंका की, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने पुराने उधार के सूद को चुकाने में असमर्थ है और कभी भी वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है अपने सॉवरेन डेट पर। आज जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका कहना है कि इस सारे मर्ज की जड़ इमरान खान है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के पहले भाग में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सहायता 9 अरब अमेरिकी डॉलर की तो करार मंजूरी करा ली थी, मगर जब आईएमएफ ने कुछ शर्तें सामने रखी कि उन्हें कर व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा, उन्हें आईएमएफ की सिफारिशों के अनुसार आर्थिक नीतियां करनी पड़ेंगी, उसके लिए वो राजी नहीं हुए और इस कारण आईएमएफ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक बहुत छोटी रकम ही पाकिस्तान के हाथ में आई थी। तो क्या आज अब नव नियुक्त प्रधानमंत्री आईएमएफ से ये अनुदान वापस लेने में सफल होंगे? क्या एक बार फिर वो उन नीतियों को, उन सिफारिशों को मान लेंगे जिनको पाकिस्तान की संप्रभुता में हस्तक्षेप कहते थे इमरान खान, मगर वो अक्षम रहे थे संप्रभुता का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में। अब ये कहना बिल्कुल बेकार है कि इमरान खान इसलिए असफल हुए कि सेना उनको सफल नहीं होना देना चाहती थी, वो इस कारण सफल नहीं हुए कि पाकिस्तान में जो न्यस्त आर्थिक स्वार्थ हैं बड़े ज़मींदारों के, वहाँ कभी भूमि सुधार लागू नहीं हो सके हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था हमेशा से परजीवी है, विदेशी सहायता की बैसाखियों पर खड़ी रही है, लड़खड़ाती रही है। कभी चीन ने उसे अनुदान दिया है तो कभी उसके इस्लामिक भाईचारे वाले देशों ने, सऊदी अरब आदि ने दिया है, मगर ये दोनों ही जो उसे सहायता देने वाले हैं वो पाकिस्तान का तिरस्कार भी करते रहे हैं। ख़ासकर सऊदी अरब ने तो बार बार उधार वापस मांग लिया है, अवधि सीमा के भीतर ही पाकिस्तानी नेताओं को कुछ अपमान भी भोगना पड़ा है। चीन इस आर्थिक सहायता की एवज में पाकिस्तान को लगभग अपने ऊपर निर्भर एक कठपुतला राज्य बना चुका है, जिसे क्लाइंट स्टेट कहते हैं। तो क्या कोई भी पाकिस्तानी सरकार आज इस अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकती है या आईएमएफ की सिफारिशों को लागू कर सकती है? ये देखने लायक होगा। मगर इससे कहीं अधिक चिंताजनक बात भारत की दृष्टि से ये है, भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़े और वहाँ राजनीतिक अस्थिरता आए, मगर पाकिस्तान की सहायता करने की स्थिति में भारत उतना भी नहीं है जितना वह श्रीलंका के बारे में है। मगर हाल में जब कराची में एक जंगी जहाज का निर्माण हो रहा था और उसको समर्पित किया जा रहा था सागर की लहरों के, तब तुर्की के एक नेता का स्वागत करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की हमारा महान भाई है, बस बड़ा भाई नहीं कहा, हमारा महान भाई है, ग्रेट ब्रदर, और हम ये चाहेंगे कि वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में हमारा साझेदार भी बन जाए। ये एक बड़ी रोचक विचारोत्तेजक टिप्पणी है। यदि आप देखें तो तुर्की ने हाल के दिनों में भारत की नीतियों पर जो आलोचनाएं की हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन के बारे में, जनतंत्र के क्षय के बारे में, सांप्रदायिकता के बढ़ने के बारे में, वो सारी बातों के बारे में भारत ने संयम से जवाब नहीं दिया है, क्योंकि भारत का मानना है कि महात्मा गांधी के काल से, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के काल से खिलाफत का समर्थन भारतीय नेताओं ने किया था और हम अपने संबंधों का बिगाड़ तुर्की के साथ नहीं करना चाहते हैं, जिनके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। मगर यदि तुर्की अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पाकिस्तान का उपयोग करना चाहता है और चीन पाकिस्तान गलियारे में आता है, तो ये भारत के सामरिक हितों के लिए निश्चित रूप से नुकसानदेह ही कहा जा सकता है। न केवल इसलिए कि तुर्की भारत की आलोचना एक इस्लामी देशों की बिरादरी का सदस्य होने के कारण निरंतर करता रहा है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के साथ साथ, मगर यदि वो चीन के साथ आता है तो उस खेमे में, जिस खेमे में आज भी पाकिस्तान, चीन और ईरान है, एक और भारत विरोधी देश तुर्की शामिल हो जाएगा और वहाँ सक्रिय होगा उस क्षेत्र में जो भारत की एकता, अखंडता और भौगोलिक हितों के साथ बुनियादी तौर से जुड़ा हुआ है। भारत संयम बरतेगा निश्चित रूप से। पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, उसके आंतरिक नीतियों के बारे में किसको वो अपना मित्र चुनता है, किसको साझेदार बनाता है, ये उसका विषय है।
मगर जहाँ तक विवादित कश्मीरी क्षेत्र है, पाकिस्तान अधिकृत नाजायज जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ यदि तुर्की सक्रिय उसका प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही। आप इन सभी मुद्दों पर पुनर्विचार करें। अफ्रीका की अस्थिर स्थिति में, खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और इथियोपिया में, क्या वहाँ युद्ध विराम से शांति स्थापित हो सकती है? इन देशों के आपसी संबंधों के घटनाक्रम किस तरह जुड़ते हैं? भारत के लिए क्या संभावना वहाँ है? अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयास एशिया को अपने साथ लाने के किस हद तक सफल होंगे? भारत के लिए वहाँ कोई ज़मीन खाली होती है, ये नज़र आ रही है या नहीं? और फिर तुर्की की महत्वाकांक्षाएं कैसे हमारे हितों को प्रभावित करती हैं? पाकिस्तान की शरारतें, इन सब पर पैनी नज़र रखने की हमें ज़रूरत है। अगली बार मिलने तक धन्यवाद, नमस्कार।